हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। आज से हम शुरू करने वाले हैं रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो सबसे पहले आज की हमारी वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन के लिए। तो रिएक्ट के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, रिएक्ट को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से मैं चलता हूँ ब्राउज़र पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट जेएस। ठीक है, अब सबसे पहले आपने कहीं से भी थोड़ा सा भी सुना है, अगर नहीं सुना तो भी आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिएक्ट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मेंशन की हुई मिल जाएगी, कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, बट सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्ट होता क्या है। सो यार, आपने सुना होगा जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होता है। ठीक है, उन्हीं में से हमारा रिएक्ट जेएस है एक लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो वो पहले जान लेते हैं, क्योंकि उसका मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है हमारा रिएक्ट जेएस का वो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोडिंग क्लाउड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन में कर लेता हूँ और एक दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, दोनों ही अपनी कंपनी अपनी वेबसाइट है मतलब। तो इन दोनों में एक बनी हमारी रिएक्ट के अंदर और एक बनी है नॉर्मल वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई वेबसाइट है। ठीक है, देखो यहाँ पर मल्टीपल पेजेस है और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बहुत सारे पेजेस है। इसके अंदर तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही पेजेस है। ठीक है, अब देखो पहली बात कि कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका जो स्पीड रहती है, ठीक है, वो कितनी स्पीड में काम कर रही है वो डिपेंड करता है उसके सर्वर पर, उसके इंटरनेट कनेक्टिविटी पर। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स मतलब मैटर करते हैं उस जगह पर। तो लगभग इन दोनों में सेम ही सर्वर यूज़ किए गए होंगे। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी तो मेरे में सेम ही है, वही वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो जैसे इसमें मैं नेविगेट कराता हूँ, ठीक है, मैं इसमें इंटर्नशिप वाले पे जाऊँ या फिर अबाउट अस पे जाऊँ, कॉन्टैक्ट अस, मतलब जो भी पेजेस पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं अबाउट पे फिर से जाता हूँ या फिर मैं अबाउट के बाद में फिर होम पे वापस से जाता हूँ। तो ये आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे नेविगेट करवाता हूँ तो नेविगेट होकर दूसरा वाला पेज हमारा ओपन कर देगा। ठीक है, वो किस तरीके से होता है वो चीज़ मैं तो ज़रा से आपको समझाता हूँ। हमारी नॉर्मल वेबसाइट है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होम पर, तो एक रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट साइड से। क्लाइंट मतलब हम लोग जो कि यूज़ करें मोबाइल में हो या फिर लैपटॉप में या फिर कोई भी डिवाइस के अंदर यूज़ करो। ठीक है, सो एक रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास में कि भाई मेरे को चाहिए अबाउट वाला पेज। मैंने अबाउट पे क्लिक किया था, अबाउट वाला पेज, वहाँ पे पूरा डेटा को फिल्टर करेगा कि इसमें से मेरे को अबाउट वाला पेज ढूंढ के दो, और जैसे ही वो उसको मिल जाएगा वो डेटा को रिटर्न कर देगा। कहाँ पर? एज अ रिस्पॉन्स वो भेज देगा क्लाइंट को, और क्लाइंट में मतलब यहाँ पर वो जो सारी चीज़ें मुझे दिख जाने वाली है। ठीक है, जो भी क्लाइंट यूज़ करे उसको वो दिख जाने वाली है। वो जो टाइम लगता है वो हो सकता है 0.1 सेकंड हो, कुछ मिली सेकंड हो सकती है, 1 सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, कोई मतलब ऐसी घटिया सी वेबसाइट है या फिर कोई ऐसा सर्वर है तो फिर 5-10 सेकंड भी लगा दे। ठीक है, तो जितना कम टाइम रहेगा उतनी वेबसाइट अच्छी रहेगी, यूज़र ज़्यादा आएंगे और वो लोग मतलब देख के जाएंगे वेबसाइट के अंदर। अगर 3-4 सेकंड लगे फिर तो यूज़र भाग ही जाना है। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं नेविगेट करवाता हूँ तो उतने टाइम में ना यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है पेज, और वही वो जो रिफ्रेश हो रहा है ना उतने ही टाइम में वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो सारी जो प्रोसेस मैंने बताई आपको वो चीज़ होएगी। सेम चीज़ हमारी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर होती है, बट रिएक्ट के पास होता है एक अपना वर्चुअल डोम। ठीक है, एक खुद का डोम होता है। अब इसको मैं एकदम सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो एक जावास्क्रिप्ट की एक दीवार लगी है। ठीक है, अब जब भी हम नेविगेट करवाते हैं कोई भी पेजेस पर चले जाए, तो जब हमारी रेंडर होती है वेबसाइट तभी एक जावास्क्रिप्ट मतलब एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और वो सारा डेटा ले लेगा। कहाँ पर? खुद का जो वर्चुअल डोम है उसके अंदर। मतलब समझो वो जावास्क्रिप्ट की एक दीवार मैंने जैसे बताया, वहाँ पर सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड पड़ा है। ठीक है, जैसे समझ लो हम बेसिक चीज़ें लेते हैं कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विस। ठीक है, तो वो डेटा यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड पड़ा है एकदम प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट की मदद से, और वो रोक के रखता है सब चीज़ों को। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अबाउट पर, तो ना कि सर्वर के पास में रिक्वेस्ट आएगी, वो यहीं से मुझे डेटा को रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो ये क्या होता है, बारी बारी से वहाँ पे जाके फिल्टर नहीं करेगा डेटा को, वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। मतलब उतना जो टाइम लगता है ना वो टाइम नहीं लगता, यहीं से जावास्क्रिप्ट बस क्रॉस चेकिंग करके भेज देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारी रिएक्ट की जो वेबसाइट होती है बहुत ही स्पीडी वेबसाइट होती है, और उसका मेन जो फायदा है वो होगा हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन। लाइक मैं देखो सर्विस पर क्लिक कर रहा हूँ, इंटर्नशिप पे क्लिक कर रहा हूँ, होम पे वापस आ रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नेविगेट में करवा लूँ, यहाँ पे पेज मेरा रिफ्रेश नहीं होगा। अगर हम ये वाली वेबसाइट के अंदर देख ले वर्डप्रेस वाली में, तो पेज रिफ्रेश हो रहा है उतने टाइम में, और थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है। ठीक है, वो सारी टाइमिंग तब मैटर करता है सर्वर पर, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होने वाला। तो यार यही मेन काम होता है रिएक्ट का। और उसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि रिएक्ट के अंदर हुक्स आ गए,
सो डेवलपर्स की बहुत ही अच्छी खासी मदद हो जाती है, मतलब अच्छा खासा हम यूआई बना सकते हैं बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में, ठीक है। इसके अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे वेबसाइट को और वही कंपोनेंट रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को चेंज करवा कर, ठीक है। बहुत ही मस्त चीज़ है यार, अगर आप मतलब कोई भी जगह पे सर्च भी कर लो, आपको पता भी हो, ठीक है। बहुत ही डिमांडिंग हमारी लाइब्रेरी है React.js, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइब्रेरी क्या होता है और हमारा फ्रेमवर्क क्या होता है। तो यार लाइब्रेरी ऐसा समझ लो कि कोई पर्टिकुलर कोई काम करवाने के लिए बनी होती है, ठीक है। कोई छोटा काम बड़ा काम कोई भी हो सकता है। और फ्रेमवर्क क्या होता है, वो भी ऐसा ही होता है, पर एक फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज आ सकती है, पर कोई लाइब्रेरी के अंदर कभी फ्रेमवर्क नहीं आ सकता, ठीक है। वो सारे मतलब उसको डिफरेंट करता है, ठीक है, वो चीज़ को। तो रिएक्ट एक खुद लाइब्रेरी है, पर उसका काम इतना बड़ा है कि डायरेक्टली उसको कंपैरिजन कर सकते हैं हम कोई भी फ्रेमवर्क के साथ में, ठीक है। उसका इतना बड़ा काम है और उसी से पूरी वेबसाइट बन जाती है। हम अभी तक यूज़ करते आए, अभी रिएक्ट का जो नया वर्जन आ गया तो उसके अंदर इन लोगों ने मेंशन किया जो हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप था, जो मेथड थी कि रिएक्ट के एप्लीकेशन को हम कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो वो मेथड अभी सपोर्ट आगे से नहीं करने वाली, मतलब वो जो उनके अपडेट आते रहेंगे वो नहीं आने वाले। अभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी फ्रेमवर्क के साथ में। जैसे अभी ये वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं Next.js का, ठीक है, जो कि अगेन एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसके साथ में हम यूज़ करने वाला है, ठीक है, React.js को। तो ऐसे वाइट के साथ में यूज़ कर सकते हो, Next.js के साथ में यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कौन से फ्रेमवर्क के साथ में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, पर मेन कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का जो आपको अभी मैंने समझाया, ठीक है। आपको इसलिए रिएक्ट का यूज़ करना चाहिए। कितनी स्पीडी वेबसाइट होती है और बहुत ही मज़ा आता है रिएक्ट के साथ में काम करने का, ठीक है। बहुत मस्त लॉजिक्स बनता है। देखो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ इन लोगों का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस लिखते थे वैसे ही फंक्शन लिखना है और फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करने वाले अपने जो भी HTML रहेगी उसको, अब इसको हम बोलेंगे JSX, ठीक है। जो हमारी HTML रहेगी उसके अंदर हम कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया उसको हम बोलने वाले हैं JSX, ठीक है। इसके अंदर JSX होता है जो कि एक HTML का स्टैंडर्ड वर्जन समझ लो, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये ऐप नाम का इन लोगों ने फंक्शन बना लिया, उसके अंदर रिटर्न करवा रहे हैं हमारा ये डिव करवा लिया, उसके अंदर H1 है और ये भी खुद एक कंपोनेंट्स है, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल भी करने वाला है। बट अभी यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, कोई भी आप कहीं से भी प्रेजेंटेशन ले लो, कुछ भी ले लो, बट जो उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। वहाँ से आप अगर लर्न करे हो, वहाँ से आप देख रहे हो कोई भी चीज़, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, वो समझने की कोशिश करो, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होती, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो सबसे बेस्ट है। बाकी हमारे वीडियो देखते रहो, आपको सब कुछ आ जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक मैं आपको समझा दूंगा। हम प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले आगे के टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ऐसे फंक्शंस हम अलग अलग बनाएंगे, मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ फिर। और वो फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करेंगे और कहीं पर इंपोर्ट करेंगे, जहाँ पर भी हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये रहा। अब देखो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाता हूँ और यहाँ पे कहते हैं स्टार्ट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बताया कि हम उसको मतलब एक न्यू रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। चलो हमें समझ लिया कि रिएक्ट क्या होता है, उसकी डिमांड कितनी होती है, उसके अंदर बहुत सैलरी वैलरी जो भी आपने मतलब एनालाइज किया वो सब कुछ, बट उसको स्टार्ट कैसे करें हम सीखने का या फिर एप्लीकेशन क्रिएट करने का। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हमें लिख के दी है और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक होता है हमारा फ्रेमवर्क जैसे कि Next.js, ठीक है। तो Next.js की मदद से हम बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अब हम पहले यूज़ करते थे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन उसके बाद हम अपना जो भी ऐप का नाम रहेगा वो डाल देते थे। अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, क्योंकि हम नेक्स्ट का एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। रिमिक्स का यूज़ कर सकता है, तो सबकी मतलब सिंटैक्स अलग रहेगी और सभी फ्रेमवर्क्स थोड़े थोड़े अलग पड़ते हैं। बाकी रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम लगने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये फिर होता है और बहुत सारे मतलब फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। आप कोई भी के साथ में यूज़ कर लो, पर हमारा जो सबसे पॉपुलर है उसके साथ में हम करने वाले हैं, जो कि हमारा Next.js, ठीक है। तो ये चीज़ है। इससे पहले अगर आपको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS नहीं आता तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो आप रिएक्ट नहीं सीख सकते डायरेक्टली, क्योंकि उसके अंदर यूज़ ही वही होने वाला है। अगर आपको नहीं आता तो आप जाके हमारे चैनल के अंदर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर हमने सारे कोर्स अपलोड करके रखे हैं, आप कोई भी देख सकते हो, वहाँ से वो सीख के आ जाओ, फिर आपको रिएक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये होता है React.js, उसके साथ में राउटिंग वाउटिंग वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपना एक न्यू एप्लीकेशन। ओके, तो डेस्कटॉप पर मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, इसमें लिख दूंगा रिएक्ट, ठीक है, React.js लिख देता हूँ। ओके,
और इस वाले फोल्डर को हम ओपन करने वाले हैं VS कोड के अंदर, ठीक है। और यही फोल्डर हम रखने वाले हैं, इसी के अंदर सारे के सारे हमारे जो जितने भी मतलब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो इसी के अंदर रखने वाले हैं हम, ठीक है, और इसी का यूज़ करने वाला है। तो इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। और मेन चीज़ कि अगर आप रिएक्ट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट.जेएस कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ना रहता है Node.js, ठीक है। तो Node.js आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि Node.js इंस्टॉल कहाँ से करना है, कैसे करना है, एकदम सिंपल सी मैथड है, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर को पहले इसको VS कोड में ओपन करने वाली प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ओके। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है, ठीक है, कि Node.js इंस्टॉल है कि नहीं है। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं आप, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, ठीक है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना आता होगा, ठीक है। तो उसको ओपन करके यहाँ पे लिखो node-v, इसका मतलब वर्जन चेक करके दो। तो यहाँ पे बोल रहा है नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है, मतलब वो कमांड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको इंस्टॉल ही नहीं किया। तो हम जाएंगे अपने फिर से ब्राउज़र के अंदर, मैं यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे Node.js की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। मैं Node.js लिखता हूँ और यहाँ पर आ जाएंगे हम उसको डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर मुझे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, देखो बाहर की तरफ ही सिंपल एक सिंगल क्लिक पर आपको डाउनलोड हो जाएगा। एक होता है हमारा जो 18.16 मतलब जो भी वर्जन है, अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो वहाँ पे शायद वर्जन चेंज होकर भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक होता है LTS, एक होता है करंट, ठीक है। तो LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, कि ये वर्जन एकदम लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको करेगा, और जो करंट वर्जन होता है उसमें चेकिंग बैकिंग जो कुछ भी मतलब चल रहा है उस तरीके से लेटेस्ट रहेगा। बट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भी है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, मतलब आपको ये रिकमेंड भी करा है और मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको यही डाउनलोड करना है, ठीक है। तो LTS वाला आप डाउनलोड कर लो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये डाउनलोड हो जाए, उसके बाद हम Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम अपना फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला है, ठीक है। सो ओके, ये हो भी गया इंस्टॉल। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। आप सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आपके कंप्यूटर में भी सेम ही रहेगा। इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। अगर आप कोई और OS का यूज़ कर रहे हो तो शायद से थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, आप इंटरनेट पर थोड़ा सा देख सकते हो, अगर अलग आ रहा है तो ठीक है। सेम है तो फिर सेम प्रोसेस को आप कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, इसी को आप रिपीट कर लो अपने हिसाब से। यहाँ पे हम इसको चेक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल जो भी ज़रूरी चीज़ है वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, ज़रूरी टूल्स है वो। तो इसको हम इंस्टॉल कर देंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जो भी टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट द Node.js सेटअप, ये हो गया। फिनिश कर देता हूँ मैं इसको, और मुझे इसकी कोई नीड नहीं है अभी, इसको मैं निकाल देता हूँ। फिर से मैं ओपन करता हूँ अपना CMD, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ node-v और मैं एंटर करता हूँ। तो देखो अभी जो मैंने वर्जन इंस्टॉल किया था 18.16.1 है ना, तो वो वर्जन मुझे यहाँ पर रिटर्न कर लिया। तो ये चीज़ हम करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब हमने चेक कर लिया कि भाई हाँ हमारा Node.js इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो चलो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन करके जो रखा था, ठीक है, उसको एक बार मैं बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने Node.js को इंस्टॉल किया तो शायद वो चीज़ें अपडेट हुई ना हुई, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप मतलब डायरेक्टली कर रहे हो तो एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं आती प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर आ रही है तो फिर बंद करके पहले से चालू करना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आती है इसलिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको फिर से री ओपन करता हूँ, ओपन विथ कोड, तो ये वाला फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक टर्मिनल, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली हम बनाते थे तो कैसे बनाते थे, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाते थे, ठीक है। फोल्डर अलग अलग बना लेंगे, मतलब नॉर्मल सारी चीज़ें सेपरेटली यूज़ करते थे। इसके अंदर हमें एक एप्लीकेशन ही क्रिएट करना पड़ेगा जो हमें बाय डिफॉल्ट ही कुछ फाइल्स दे देता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, कैसे होती है वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मुझे टर्मिनल ओपन करना है, आप कर सकते हो अपना CMD भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हो, वो भी टर्मिनल हो गया। बट VS कोड के अंदर है तो ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और मतलब उसी के अंदर हम यूज़ करें और ईजी भी रहेगा, ठीक है। तो आप यहीं से यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर हमने जो कमांड देखी थी npx create next app, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें कुछ कमांड अगर याद नहीं रहती तो आप एक नोट में नोट कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप 2-3 बार 4 बार यूज़ करो तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये जो सिंटैक्स है वो लिख दी, npx create next app, देन उसके बाद जो भी हमारी ऐप का नाम रहेगा वो नाम दे देना है, लाइक मैं माई ऐप लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जैसे कि कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें ज़रा सी देख लेनी है, वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल ले लिया यहाँ पे माई देन हाइफन करके ऐप, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा।
अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्या आप इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहते हो। मैं कर दूंगा नो, मेरे को टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ES लिंक्ड, ठीक है, ये भी मेरे को ठीक है कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अगर टेलविन CSS यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर मेरे को अभी के लिए नहीं चाहिए टेलविन CSS, मैं नो कर देता हूँ। SRC डायरेक्टरी चाहिए तो चलो हाँ मैं SRC डायरेक्टरी लेना चाहता हूँ, अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी ले सकते, ठीक है। और ऐप राउटर चाहिए तो ठीक है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, अभी नहीं भी लूँगा तो भी चल जाएगा। मैं एलियास उसको भी नो कर देता हूँ, अभी भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, ठीक है, बाद में जैसे हम यूज़ करने जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। जैसे हमने राउटर किया पर राउटिंग की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें ना करूँ तो भी चलेगा, पर मैंने बस कर लिया, ठीक है। अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप मस्त कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय पी लो, डिपेंड करता है अपने स्पेसिफिकेशंस पर और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर, ठीक है। कि इसमें बहुत सारी हमें फाइल्स मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो यार जो फाइल्स क्रिएट होती है उन सबको कनेक्ट करना तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और फिर हमें वो रिटर्न कर देगा अपना ये फोल्डर, देखो यहाँ पे फोल्डर आ गया और फोल्डर के अंदर ही सारी हमारी फाइल्स रहेगी और इसी को हम स्टार्ट करने वाला है, मतलब उसी को रन करवाने वाला है। हो रहा है, फिर उसके बाद में बोलूँ, ये तो कट हो जाएगा ना क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट होके मिल चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को फोल्डर को थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो तो जो माई ऐप हमने लिखा था, जो भी एप्लीकेशन का नाम था वो, ठीक है। अब देखो जिसको भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, मैं ऐप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि भाई ऐप तो क्या होता है, ऐप तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है, मतलब मोबाइल के अंदर आता है वो होता है, तो यार ऐसा कुछ नहीं होता। ऐप की अगर डेफिनेशन बताऊँ तो वो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि अमेजोन देख लो तो वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनाया गया, ठीक है। कैलकुलेटर देख लो तो कैलकुलेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऐप का मतलब वो होता है। अब ऐसा नहीं, वेब एप्लीकेशंस भी हो सकता है, जो वेबसाइट हमारी वेब एप्लीकेशन बोले जाएंगे, और जो हमारे एंड्रॉइड के लिए रहेंगे वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है। ISO के लिए रहेंगे वो ISO एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ये होता है, तो कन्फ्यूज मत हो कि भाई हम एंड्रॉइड के एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। पर मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ ऐप, बोलने का मतलब बोलने के लिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये मैंने माई ऐप को ओपन किया तो यहाँ पर मुझे बाय डिफॉल्ट इतनी फाइल्स मिल रही है। सभी फाइल्स का एक अलग अलग काम रहता है, ठीक है। जैसे package.json हो गया तो उसके अंदर हमारी सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वहाँ पर सारी स्क्रिप्ट्स है जो हम यहाँ पर रन करवा सकते हैं, वो सब चीज़ें होती है, ठीक है। और जो हमारा मेन फोल्डर्स रहता है वो हमारा होता है एक SRC, ठीक है। अभी के लिए हमारा मेन फोल्डर रहने वाला है SRC, उसके अंदर मुझे एक ऐप नाम का फोल्डर मिल रहा है जिसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेआउट और पेजेस, उन दोनों से हमारा काम होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, layout.js के अंदर जाता हूँ। अब हमें पता है जैसे नॉर्मल के अंदर HTML की एक फाइल तो रहती है, ठीक है। अगर कोई भी वेबसाइट देख लो HTML की एक फाइल तो रहती है ना, तो वो HTML रिटर्न करा है यहाँ पर, देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा है, ये एक फंक्शन को मतलब फिर रूट लेआउट, मतलब मेन जो रूट लेआउट रहेगी उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। उसके अंदर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक HTML, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या सारी चीज़ें रहती है। तो स्टार्ट भी हम यहाँ से ही कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल वाले के अंदर क्या करते थे, वो लाइव सर्वर का यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पर हम किस तरीके से करवा सकते हैं, पहले मैं CD करूँगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी CD मतलब क्या होता है, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी, कि हम अभी React.js के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हम मेरा फोल्डर था यहाँ पर मैं आपको देखो कर्सर ले जाके दिखाता हूँ वो फोल्डर, पर अभी तो मुझे ये माई ऐप के अंदर आना है, तो मैं CD करूँगा, मतलब कि चेंज डायरेक्टरी my-app, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आ गया। अब चाहो तो इसको बंद करके फिर माई ऐप के अंदर ही ओपन कर लो VS कोड को, सेम ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ npm run dev, ठीक है। तो npm run dev मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ package.json के अंदर ये हमारी ये वाली कमांड रन कराएगा, नेक्स्ट स्पेस करके डेव, मतलब डेवलपमेंट मोड जो रहेगा उसको स्टार्ट कर दो कि भाई दिखा दो वहाँ पर क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, कुछ ना कुछ बनाया हुआ मिलता है, वो चीज़ हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब 5-10 सेकंड ले सकता है और ये हमारा सर्वर स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पे आ गया HTTP localhost 3000 पे हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, देखो
तो हमारा 3000 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट देता है, उसके अंदर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें वो लोग दे रहे हैं वहाँ से, वो मुझे रिटर्न करके मिल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, बस उतने टाइम आपको वेट कर लेना है। देखो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, 486 और 20, ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है रिएक्ट के अंदर। यहाँ देखो 523 है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, बट जो हमारी वेबसाइट रहेगी वो बहुत ही स्पीडी रहने वाली है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मुझे हम आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग SRC के अंदर, ऐप के अंदर page.js, मतलब page.js को एडिट करके यहाँ पर जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो करवा सकते हो। मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ भी आ रही है वो सारी की सारी हमारी इसके अंदर से आ रही है। ठीक है, और ये लोग डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली मतलब रीडायरेक्ट करेंगे उन लोगों की वेबसाइट पर। ठीक है, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, अभी हम ध्यान नहीं रखेंगे इसके अंदर। देखो मुझे यहाँ पर HTML रिटर्न करा है, उसके अंदर बॉडी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला टाइटल लिखा हुआ है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ। मैं यहाँ पे चलो एक हेड ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड, उसको क्लोज कर दूंगा और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक टाइटल। ठीक है, और टाइटल के अंदर लिख देंगे माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे वापस जाता हूँ, तो देखो क्रिएट नेक्स्ट ऐप की जगह पर मुझे माय फर्स्ट ऐप लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, आई थिंक मैंने सेव किया, हाँ कंपाइलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि कंपाइल हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है, वो जो भी अपडेट रहेगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो माय फर्स्ट ऐप लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर क्या दिखाया हमें कि पेजेस वाले के अंदर हमें चेंज करना है। ठीक है, page.js के अंदर चेंजेस करना है। तो ये तो हो गया हमारा रेंडरिंग, यहाँ से रेंडरिंग हो रहा है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारी सारी की सारी HTML बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो होती है वो लिखी हुई रहेगी। ठीक है, तो मैं इन सबको अभी के लिए रिमूव करता हूँ। अरे हाँ, इसको रिमूव करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो है, जैसे मैंने बताया अभी, ये होता है हमारा JSX, ना कि HTML। ठीक है, इसको हम प्योर HTML नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे JSX, जो कि एक HTML का स्टैंडर्ड वर्जन समझ लो। ठीक है, जो हमें अलाउ करता है बीच में कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का। लाइक यहाँ पर क्लास नेम, तो क्लास नेम डायरेक्टली नहीं लिया, इन लोगों ने कैसे लिया, देखो क्लास नेम कैसे लिया है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिया। तो जहाँ पर भी हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, ये जो कुछ भी लिखा है मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो जतिन मैं। ठीक है, खुद का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे तो वो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो कंपाइल होने में, तो हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया है ना। मैं इस कोड को भी हटा देता हूँ, चलो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सिर्फ हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया। अब ये जो जतिन लिखा हुआ है मुझे यहाँ से नहीं लेना है, मुझे उसके अंदर जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट में से लेना है। तो ये तो हमारा नॉर्मल एक फंक्शन हो गया, उसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सारी चीज़ें हम बाद में सीखने वाला है, पर यहाँ पे मैं एक बेसिक से आइडिया दे रहा हूँ आपको कि लेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ पे जतिन लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, पर इस वाले नेम को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये नेम तो एक जावास्क्रिप्ट है ना, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लूँगा, देन उसके बाद नेम को पेस्ट कर दूँगा। इतना सिंपल होता है, अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस लेना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखो हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ वो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इन सबको तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं, मैं इसको निकाल दूँगा, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ और इसके अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, ये क्या बोल रहा है मेरे को, कोई एरर दे दी इसने। ओके, कंपाइलिंग हो रहा है पहले, तो वो देख लेता है। अभी नहीं हुआ कंपाइल, एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। आई थिंक आज मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी देर लगा रहा है, बाकी इतनी देर नहीं लगती। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे कंपाइलिंग दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता है मतलब। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने जो लिखा था वो लिखा हुआ आ गया। अब हम मतलब मेन चीज़ क्या होती है हमारी
कि इसके अंदर देखो बैकग्राउंड कलर और वो भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेन चीज़ क्या होती है, यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो सारी चीज़ें हमें रिटर्न करने वाला है। अब हम अलग अलग ही कंपोनेंट बनाने वाले हैं और वही कंपोनेंट को रेंडर करवाने वाले हैं, आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लिया, मतलब सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवा लिया। इसकी CSS रहती है जो कि है global.css, ठीक है। इन सब की मुझे कोई नीड नहीं है, मैं सबको निकाल देता हूँ और सेव कर लेता हूँ सिंपल। तो जो हमारा नॉर्मल जो होता है उस तरीके से वो दिख जाएगा, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट रहता है, टेक्स्ट का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है, एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग जो कुछ भी रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आप सारे के सारे चेंजेस कर सकते हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से। एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके उसके अंदर आप खुद से जो जो चीज़ें कर सकते हो, जो मैंने अभी समझाया उसके बेस पर वो चीज़ आप कर लेना। आगे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं और फिर आगे प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको इसके अंदर सारी चीज़ें समझ में आ गई। रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट को यूज़ कैसे करना है, नेक्स्ट.js क्या होता है, ठीक है। जो भी मैंने समझाया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे के वीडियोज़ में हम आगे का करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं। चलो बाय।